बात रमजान में लाउड स्पीकर को लेकर मचे हुए घमासान। संभल में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान से एक चिंगारी फेंकी, भाईजान भड़क गए। बात बंगाल तक जा पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक निशाने पर आ चुके हैं। ममता बनर्जी के नेता का दर्द सामने आ चुका है, लेकिन जुबान खोली तो जुबान में योगी आदित्यनाथ के लिए जहर हो। आखिर लाउड स्पीकर की बहस अजान वर्सेस आरती पर क्यों आ गई? विधानसभा की बहस के बाद सियासी संग्राम क्यों छिड़ गया? हंगामे की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझिए। रमजान में लाउड स्पीकर वर्सेस डीजे। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। अजान पर बवाल तो आरती पर सवाल। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। रमजान में छिड़ी डिबेट, भाईजान टारगेट। आचार्य जी जो है अपने जो है मर्यादा को एक तरफ रख करके इस तरह के शब्दों को बयान कर रहे हैं। गलत बात है, बहुत बुरी बात है। अब उन्हें इस तरह के शब्दों को, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। यूपी में योगी की सख्ती, ममता के नेता को खली। वो इस जो व्यवस्था है एक साथ रहने के बाद, इसमें अब वो जहर घोल रहा है, विष घोल रहा है। रमजान का महीना है, लेकिन यूपी में मस्जिदों से शोर बिल्कुल बंद है। योगी राज में तय सीमा से तेज लाउडस्पीकर बजाने पर सख्त हिदायत है। सभी धर्मों के लिए नियम एक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमाल अख्तर ने रमजान में लाउडस्पीकर के लिए विशेष अनुमति की मांग यूपी विधानसभा में रखी, तो मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर मांग खारिज कर दी। मगर इसके बाद फिर एक बार लाउडस्पीकर बड़ा मुद्दा बन गया। संभल में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर लाउडस्पीकर, डीजे और अजान वर्सेस आरती की बहस छिड़ गई। इस्लाम या रमजान इबादत नियत का मसला है, लाउड स्पीकर का मसला नहीं है। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। लाउड स्पीकर की और डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हार्ट के मरीज जो है और पीछे चले आते हैं सड़क से। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो भी 60 डेसिमल पे उनको रोका जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन अकेले नहीं हैं जो प्रमोद कृष्णम के बयान से भड़के हुए हैं। आचार्य के बयान से मौलाना भी नाराज है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, सब उसके गुलाम हैं। सब का मालिक वो है, वही पालने वाला है। जमीन आसमान सब उसके हैं, और उसके बारे में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ जो आचार्य जी जो है अपने जो है मर्यादा को एक तरफ रख करके इस तरह के शब्दों को बयान कर रहे हैं। गलत बात है, बहुत बुरी बात है। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि एक दूसरे के धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। प्रमोद कृष्णम के बयान पर जी न्यूज ने सहारनपुर में कुछ हिंदुओं की भी राय जानी। सबको अधिकार बराबर का है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो वो सबको वो है। बहुत ही निंदनीय है, घटिया है। इस प्रकार की बातें उन्हें शोभा नहीं देती। एक तरफ यूपी में प्रमोद कृष्णम ने लाउडस्पीकर विवाद को हवा दी, तो वहीं यूपी में सख्ती की आंच बंगाल तक पहुंच गई। ममता के करीबी मंत्री फरहाद हाकिम ने मर्यादा पार कर दी और योगी पर जहरीला बयान दिया। एब्सोल्युटली बोकस, इडियटिक। जब लाउडस्पीकर लेके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो अजान के टाइम में लाउडस्पीकर चल सकता है, जोगी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा, वेदावेद कर रहा। हमारे भारतवर्ष के संविधान है, हमारे भारतवर्ष के परंपरा है, जो हजारों साल हम लोग सब धर्म के आदमी मिल के एक साथ रहते हैं। वो इस जो व्यवस्था है एक साथ रहने के बाद, इसमें अब वो जहर घोल रहा है, विष घोल रहा है। जाहिर है हिंदू हो या मुसलमान, लाउडस्पीकर पर नियम सबके लिए समान है। अब जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं आपको, वो खबर अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है और सवाल उठाने वाली कि क्या बाबरी को ही मुद्दा बनाकर हुमायूं कबीर योगी राज में सेंधमारी का सपना देख रहे हैं। हुमायूं कबीर आपको याद होंगे। ये सवाल खड़ा हुआ मेरठ से, जहां रमजान के मौके पर हिंदू इलाकों से बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा मांगने के आरोप। इन आरोपों के बाद मेरठ के हिंदू अलर्ट हो चुके हैं।
योगी राज में घुसे हुमायूं के कट्टरपंथी। यूपी में बाबरी के लिए चंदा कयामत लेकर आएगी। का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। हुमायूं बंगाल और यूपी में फर्क भूल गए। आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है अभी तक। पश्चिम बंगाल की सियासी हवा को बाबरी से सुलगाने वाले हुमायूं कबीर को लगता है कि यूपी की राजनीति में भी इसी एजेंडे के जरिए वो सेंधमारी कर सकते हैं। ये आशंका गहराई है मेरठ शहर में बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा मांगने वालों की धरपकड़ के बाद। दरअसल मेरठ के हिंदू इलाकों में मुसलमानों की भीड़ चंदा मांगने के लिए पहुंची थी। मुसलमानों की भीड़ सराफा बाजार में दाखिल हुई तो हंगामा खड़ा हो गया। व्यापारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पकड़ा और पुलिस थाने लेकर गई। जांच में पता चला कि चंदा मांगने वाले लोग बंगाल, बिहार और असम से मेरठ पहुंचे थे। मेरठ सराफा व्यापारियों का आरोप है कि पिछले 3-4 दिनों में 150 से 200 लोग चंदा मांगने के बहाने दुकानों और घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे और रमजान की शुरुआत से लगातार चंदा मांगने वालों को इस इलाके में देखा जा रहा था। जबकि चंदा मांगने वालों का कहना है कि वो रमजान के मौके पर हर साल आते हैं और उनका कोई गलत मकसद नहीं था। 3-4 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं। जिस दिन से रमजान शुरू उस दिन से आ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि साजिश के तहत आ रहे हैं। गरीब यतीम जो मासूम बच्चे पढ़ते हैं, एक संगठन होता है, मदरसा जो होता है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। इसलिए रमजान के महीने में आते हैं। तो आशंका ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, उसी का चंदा मांगने आए वो यहाँ पर। मेरठ में चंदा गैंग को लेकर मची सनसनी के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि मेरठ में पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरों को लेकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं थी, क्योंकि कल 22 फरवरी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंचने वाले हैं। 21 और 22 फरवरी को ही संघ प्रमुख मोहन भागवत मेरठ में हैं और बीते कल यानी 20 फरवरी को योगी मेरठ का दौरा कर चुके हैं। जो लग रहा था कि मोदी जी कल आ रहे हैं और खुदा ना खास्ता इनके वेश में कोई अलग पर्सन हुआ और कोई 19-21 बात हुई, मोहन भागवत जी शहर में हैं इस समय और इस समय कोई वारदात हो गई तो क्या होगा। इसलिए हम लोगों ने इनको सदर थाने भेजा था और सदर थाने में इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन देगा। मुस्लिम समाज के लोग भले ही रमजान के पाक मौके पर नेक काम के लिए पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों से मेरठ पहुंचकर मस्जिद और मदरसे के नाम पर चंदा मांगने की ये बात आसानी से गले नहीं उतर रही। फिलहाल मेरठ पुलिस ने चंदा मांगने वाले मुसलमानों का आधार वेरिफिकेशन करके इन्हें छोड़ दिया है। आधार कार्ड से सत्यापन जो था वो पुलिस ने लिया। आधार कार्ड जो थे इन लोगों के, कुछ लोगों के पश्चिम बंगाल के थे, कुछ लोगों के बिहार के आधार कार्ड थे, वो वेरीफाई कर लिए गए हैं, जिसके बाद सत्यापन के बाद ही इन लोगों को यहाँ से छोड़ा गया है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा निर्बाध तरीके से चल रहा है, बिना किसी ब्रेक के जारी। योगी राज में अपराध करने वाले को ऑन द स्पॉट फैसला भी किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये ऑन द स्पॉट फैसले की ऐसी तस्वीरें सामने आती। प्रदेश के 3 शहरों में अपराधियों को कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, ऐसी ही तस्वीरों पर यह रिपोर्ट आप देखिए। शहर शहर अपराध पर योगी फोर्स का प्रहार। ऑपरेशन लंगड़ा में शातिर अपराधी गिरफ्तार। योगी राज में अपराधी की कोई जाति नहीं, कोई कद नहीं। सीधे शब्दों में उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को माफी की कोई गुंजाइश नहीं, जिसकी तस्दीक कर रही है लखनऊ, मथुरा और अमेठी से आई योगी फोर्स के वीकेंड चैप्टर की ये तस्वीर है। खाकी के कंधों का सहारा लेकर एक टांग हवा में रखकर अपने गुनाहों से तौबा करता यह है लखनऊ का शातिर लुटेरा विवेक कुमार यादव उर्फ शेरू यादव। शुक्रवार को ही शेरू ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था और शुक्रवार रात ही पुलिस ने शेरू को बरौली पुल के नीचे घेर लिया। पुलिस ने रुकने को कहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और जब पुलिस ने अपना असलाहा निकाला तो शेरू चलने लायक नहीं बचा। विवेक कुमार उर्फ शेरू ने 20 फरवरी को ही एक बैंक मैनेजर की पत्नी से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पर पहले से रंगदारी और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है।
एनकाउंटर में अपराधी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। 315 बोर का तमंचा, साथ ही साथ एक चेन बरामद हुई थी। पूछताछ में इसने 17 तारीख वाली चेन स्नैचिंग को कारित करना बताया था। जब इसका हमने आपराधिक इतिहास देखा है तो इसके ऊपर बलात्कार एवं रंगदारी जैसी संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। मथुरा में भी पुलिस ने एक इनामी को धर दबोचा। रामजीत नाम के अपराधी ने भी सरेंडर करने की जगह पुलिस को चैलेंज करने की हिमाकत कर दी और पैरों पर उम्र भर के लिए गोली का निशान गुदवा लिया। आरोपी पर लूट के 4 अलग अलग मामलों में केस दर्ज हैं और शातिर लुटेरे पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने लूट के 24,000 रुपए, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। मौके पे एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल, जो कि यह जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित कर रहा था, और एक तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए तथा कुंडल लूट की जो घटना इसने की थी वो बेचकर 24,000 रुपये इसके पास से बरामद हुए हैं। वहीं अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। वहां गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। योगी फोर्स ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में शातिर गौकश जुनैद अहमद के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी के इन्होना थाना पुलिस टीम को गौकशी करने वाले गैंग की लंबे वक्त से तलाश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने नोएडा के पास जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट पहुंचे। इसका पीएम मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी के बयान के बाद एक नई बहस उड़ गई। योगी ने कहा कि पिछली सरकार में कट्टे का स्टार्टअप था। अपनी सरकार और पिछली सपा सरकार की तुलना, बम और कट्टे की बात कहकर योगी ने सपा को निशाने पर लिया। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया, स्टार्टअप वर्सेस कट्टा। आप स्टार्टअप कल्चर क्या करते हैं? आपका स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और यह मुख्यमंत्री का अखिलेश यादव पर निशाना भी है, सवाल भी और अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सियासी संदेश भी। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने पिछली सपा सरकार और मौजूदा अपनी सरकार के बीच लकीर खींचते हुए बड़ा फर्क बता डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टार्टअप में यूपी परफॉर्मेंस स्टेट के रूप में सामने आया। प्रदेश में इस समय 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप। सपा को इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सपा का स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और बम बनाना था। आज प्रदेश में जो भी स्टार्टअप उसमें से आधे महिलाओं की ओर से लीड किए जा रहे हैं। स्टार्टअप कल्चर आपके समय थी ही नहीं। आप स्टार्टअप कल्चर क्या करते हैं? आपका स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और क्या बोलते हैं उसको, कट्टा बम। योगी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इस बार के बजट में भी दिखाई दिया यूपी को नंबर 1 स्टेट बनाने का। ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के इतिहास में अहम दिन है। जेवर में एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद अब उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी है। ये यूनिट स्थापित होने के बाद करीब 3500 से 4000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और फॉक्सकॉन और एचसीएल के करीब 700 करोड़ और 3000 करोड़ रुपए की भागीदारी होगी। ये प्रोजेक्ट करीब 48 एकड़ एरिया में फैला होगा। 21वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी सुरक्षा है, वह विकास है, यह चिप आधारित इस तकनीक पर निर्भर कर रही है। और वह विजन भारत के अंदर पहली बार अगर किन्हीं के किसी के मार्गदर्शन में हम सबको वर्तमान पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, तो भारत के विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है। सीएम जहां विकास पर जोर दे रहे हैं, वहीं सपा के शासन को भी याद दिला रहे हैं। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया। योगी जनता में ये मैसेज दे रहे हैं कि सपा के शासन में गुंडाई होती, दबंगई, माफियागिरी, लेकिन अब अपराध का नामो निशान नहीं।
राज्य में व्यापारी, बेटी सब सुरक्षित। पहले कट्टा होता था, अब स्टार्टअप में यूपी आगे बढ़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जिस एआई समिट के जरिए देश की इंटरनेशनल टेक इमेज बनाने की कोशिश ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इवेंट किया गया, लेकिन इसी इवेंट के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्ट निकाल करके किए गए प्रोटेस्ट के बाद उनकी जमकर फजीहत हुई। फिलहाल कोर्ट ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी, 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी। तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है। एआई समिट से शुरू हुई लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई। इस लड़ाई ने अब नया सियासी रंग ले लिया। जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल, भिवंडी में राहुल गांधी का विरोध, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी। आज शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। एआई समिट में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, टी शर्ट निकालकर प्रदर्शन के इन तस्वीरों के बाद बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी टारगेट पर ले लिया। बीजेपी का दावा है कि देश को बदनाम करने की प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर हुई। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया, देश से माफी मांगने की मांग की, देश की साख पर पट्टा लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर, कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हाथों में कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार हैं के पोस्टर और जुमा पर सियासी आरोप। युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। एआई समिट में कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट पर कई सवाल, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस की सफाई भी सुन लीजिए और आरोप। कुछ तो है, कुछ राज हैं ऐसे जिसकी वजह से 18 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए। अगर ये 18 दिन रुक जाते तो इस देश के किसानों को, देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, देश की अर्थव्यवस्था को इतना भारी झटका नहीं लगता जो कि अभी लगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करता है, ये उसका हक, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब दुनिया के 100 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में आयोजित वैश्विक एआई समिट में मौजूद, उस दौरान ऐसे टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन करना जायज? क्या ये देश का अपमान नहीं? क्या ये प्रदर्शन देश की छवि धूमिल करने वाला नहीं था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात होली से पहले देश के खिलाफ रची जा रही सबसे बड़ी साजिश। लश्कर चीफ हाफिज सईद फिर एक बार भारत को दहलाने की प्लानिंग में। खुफिया एजेंसीज को इनपुट ये कि होली से पहले सुरक्षा बलों के सामने नापाक साजिशों को नाकाम करने की बड़ी चुनौती। देश के कई बड़े मंदिर, देश की राजधानी टेरर टारगेट पर हैं। लश्कर का प्लान नई दिल्ली एक्सपोज हो गया है। आतंकी दिल्ली में ब्लास्ट की फिर साजिश रच रहे हैं। एक बार फिर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा देश को दहलाने का प्लान तैयार कर रहा है। हाफिज अपने आतंकी कमांडरों के साथ मिलकर दिल्ली और देश के बड़े शहरों में धमाकों की प्लानिंग कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर बताया है कि दिल्ली में लाल किले के सामने बम धमाका करने की साजिश आतंकी रच रहे हैं। एजेंसियों का कहना है कि लश्कर तैयबा आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान के लश्कर के हेडक्वार्टर में ये प्लान तैयार किया गया है। धमाके के लिए आईईडी और स्लीपर सेल का इस्तेमाल करने की तैयारी है। टारगेट पर दिल्ली में चांदनी चौक का मंदिर और देश में बड़े शहर हैं। धमाके की टाइमिंग त्योहारों के समय रखी गई है। दरअसल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था। उसका बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है। ऐसे में देश के बड़े शहर और मंदिर आतंकियों के निशाने पर है।
10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए कार बम धमाका मामले में बड़े खुलासे हुए थे। धमाके के बाद पकड़े गए सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की जांच में सामने आया है कि साजिश का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी एक दूसरे आत्मघाती हमलावर की भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो सका, क्योंकि दूसरे शख्स ने अपने परिवार की मदद करने का हवाला देते हुए आतंकी साजिश से पीछे हटने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर हाफिज अपने प्लान को एक्टिव कर रहा है ताकि वो भारत में फिर से दहशत फैला सके। लश्कर का प्लान है कि छोटे छोटे आईईडी के जरिए देश के बड़े शहरों को एक साथ दहलाया जाए। हालांकि आतंकियों की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। घाटी में लगातार उनकी कमर तोड़ी जा रही है। दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी घाटी में पकड़ कमजोर होती जा रही है। इसी से बौखलाए दहशतगर्द धमाकों की नई नई साजिश रच रहे हैं। दिल्ली के लाल किला इलाके की सुरक्षा चाक चौबंद है। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है। ऐसे में आतंकियों की हर हरकत का माकूल जवाब देने की तैयारी है। लेकिन आतंकियों का आका ये ना भूले कि अगर साजिश सीमा पार रची जा रही है तो जवाब भी सीमा पार जाकर देने की ताकत हमारे सुरक्षा बलों में है। दिल्ली अलर्ट पर है और देश के जवान मुस्तैद हैं। ऐसे में हमारे जाबाज हाफिज सईद जैसे आतंकियों के हर नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुनीर और उसके आतंकी प्यादे ये जान लें कि अब की बार हिमाकत की तो पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। जी मीडिया। तो मुनीर के गुर्गों की साजिश जम्मू कश्मीर में भी लगातार जारी है, लेकिन वहां भी सेना और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के मंसूबों को खत्म कर रहे हैं, उनको चुन चुन के ध्वस्त कर रहे हैं और दहशतगर्दों को एक एक करके जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। मुनीर फोर्स की हर साजिश नाकाम होगी। इस इलाके को पार कर लेते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ से पीर पंजाल के इलाके जहाँ राजौरी पुंछ का इलाका है वहाँ जाना, या उसके बाद अगर बात करें तो कश्मीर जाना कहीं ना कहीं थोड़ा इजी होता है। जम्मू से कश्मीर तक आतंकी रूट डिकोड। भारतीय सेना को एक AK-47 भारी मात्रा में असला बारूद और 3 बैग्स जो हैं बरामद हुए। जगह है जम्मू का सुंदरबनी सेक्टर। तारीख 19 फरवरी। ये तस्वीर पाकिस्तान की खौफनाक साजिश की गवाही दे रही है। ये तस्वीर बता रही है कि मुनीर और उसके गुर्गे कितने बौखलाए हुए हैं। लेकिन हर आतंकी साजिश को जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों ने मिट्टी में मिला दिया और जो दहशत का सामान लेकर आए थे उसे भी बरामद कर लिया। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर से की गई पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम किया और अभी भी इलाके में तलाशी अभियान जो है वो जारी है। तलाशी अभियान के दौरान भारतीय सेना को एक AK-47 भारी मात्रा में असला बारूद और 3 बैग्स जो हैं बरामद हुए। इसके अलावा खून के जो निशान हैं वो भी वहां पर मिले हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय सेना द्वारा की गई फायरिंग में पाकिस्तानी आतंकी जो घुसपैठ की साजिश कर रहे थे उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो हुआ है। दरअसल सुंदरबनी और बट्टल का ये रूट पाकिस्तान से घुसपैठ के लिए आतंकियों का फेवरेट है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है। ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। जंगल, पहाड़ी और घाटी से पूरी तरह घिरा हुआ है। आतंकियों को छिपने और आगे बढ़ने में मददगार है। ये रास्ता रियासी और फिर शोपिया तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस कॉरिडोर का इस्तेमाल आतंकी कश्मीर घाटी में दाखिल होकर बड़ी वारदात के लिए करते हैं। हालांकि इस बार सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ नाकाम कर दी है। आतंकियों की नापाक साजिश कश्मीर में भी जारी है। यहां पिछले 2 महीनों में सुरक्षा बलों ने मुनीर एंड कंपनी की आईईडी वाली 6 साजिश फेल की है। 20 फरवरी, 18 फरवरी, 11 फरवरी, 20 जनवरी, 15 जनवरी, 4 जनवरी। ये वो तारीखें हैं जब आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर कल भी आतंकियों ने हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके बारूद को डिफ्यूज कर दिया। अगर हम बात करें तो इन 6 में से 5 बार इसी रोड पर श्रीनगर बारामूला हाईवे पर कोशिश की गई है। कभी पटन में, कभी तापर में, कभी सोपोर में, कभी कुपवारा के नज़दीक को कोशिश की गई कि विस्फोटक जो रखा गया उसको जो है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा राजौरी में भी एक बार कोशिश ऐसी की गई, लेकिन हर बार सुरक्षा बल इसको डिटेक्ट करते हैं और इसे कंट्रोल ब्लास्ट में नष्ट करते हैं।
साफ है कि जम्मू से कश्मीर तक मुनीर के भेजे हुए आतंकी भारत को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हर बार इन सपोलों को सेना ऐसा जवाब देती है कि ये जान बचाने के लिए कभी सुरंग में छिप जाते हैं तो कभी सीधे जहन्नुम पहुंच जाते हैं। जम्मू से रजत बोहरा और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्ला मुनीर और उसके आतंकी आका इसलिए भी भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं ताकि पाकिस्तानी आवाम को गुमराह किया जा सके। दरअसल पाक के तानाशाही जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पहली बार बगावत के सुर सामने। पाक फौज के पूर्व अफसर मुनीर से मोर्चा लेने की तैयारी में। कैसे ट्रंप की गुलामी में मुनीर को लेने के देने पड़ सकते हैं। अपने जवानों की तरह मुनीर को भी पतलून उठाकर भागने की नौबत आ सकती है। ये पूरी क्रोनोलॉजी इस रिपोर्ट में समझाता हूं। मुनीर के मुल्क में नई बगावत, ट्रंप की गुलामी बनेगी आफत। गाजा जाएंगे मुनीर के जवान, पाकिस्तान में मचा घमासान। 28 महीने से इजराइल की बमबारी में गाजा में सब कुछ उजड़ चुका है, पूरा इलाका वीरान हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां आधुनिक शहर बसाने का सपना दिखाया है, जिसकी जिम्मेदारी गाजा पीस बोर्ड उठाएगी। इसी पीस बोर्ड की मीटिंग में पहुंचे कंगाल मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ। शहबाज की चापलूसी देखकर मीटिंग में शामिल दूसरे लोगों के प्रतिनिधि भी हैरान थे। शहबाज ने ट्रंप को दक्षिण एशिया का मसीहा बताकर गाजा प्लान के लिए शुभकामनाएं दी। जिस तरह से शहबाज और मुनीर ट्रंप के सामने घुटनों के बल गिरे हैं, माना जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मुनीर अपने भाड़े के सैनिक भी गाजा भेज सकता है। ऐसी आशंका को लेकर पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में पूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में मुनीर की गुलामी पर सवाल उठाए गए। पूर्व सैनिकों ने पाक आर्मी को अपने संदेश में लिखा, आप मुस्लिम देश पाकिस्तान का धड़कता दिल हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को इस्लाम, सम्मान और न्याय का जिम्मा सौंपा है। आपके सामने बहुत बड़ा धोखा मंडरा रहा है। गाजा पीस बोर्ड में यहूदी ईसाई साथ बैठे हैं। पवित्र यरूशलेम पर कब्जा करने वालों को सही ठहराया जा रहा है। फिलिस्तीन की सच्ची आवाज को बाहर रखा गया है। ये पीस बोर्ड अमेरिकी साम्राज्यवाद और यहूदी सत्ता का बनाया डिजाइन है। पीस बोर्ड में शामिल होना इस्लाम के दुश्मनों से हाथ मिलाने जैसा है। पूर्व सैनिकों के इस मैसेज ने मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले मुनीर और शहबाज को एक्सपोज कर दिया है। और जहां तक बात ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड की है, तो सच्चाई ये है कि ज्यादातर वही देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो किसी न किसी तरह से ट्रंप के दबाव में है, और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुद बता रहे हैं कि गाजा पर अमेरिकी और इजरायली प्लान में शामिल होना हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम ट्रंप के आदेश से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी कहा कि मुनीर के फौजी अगर गाजा जाएंगे तो हर तरफ से मारे जाएंगे। ये पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं, आप उनकी मुजबानी सुन रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं, वो चाहे अवाम हो, चाहे पाकिस्तान के बिल्कुल हमवतन आतंकी हो या सियासतदान। अब पाकिस्तान में मुनीर और मरियम के बीच एक चेतावनी तलखी की वजह है, क्योंकि मरियम ने अल्टीमेटम ने मुनीर के आतंकियों की फंडिंग को रोक दिया। मुल्ला मुनीर और मरियम नवाज, पाकिस्तान की डूबती नैया के ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने बर्बाद मुल्क को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान में मुनीर और मरियम के किस्से बेहद मशहूर हैं। मुल्क में मौका ऑफिशियल हो या पर्सनल, दोनों मिलने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन अब खबर है कि मैडम मरियम ने फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ बगावत कर दी है। मरियम ने रमजान में मुनीर के सपोलों का दाना पानी बंद करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में मरियम और मुनीर के खिलाफ बड़ी जंग शुरू होने वाली है, और इस खबर के पीछे है मरियम का ये डर जो बलूचिस्तान से चलते हुए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। बलूचिस्तान से उठ रहे बगावती शोलों ने मरियम को इस कदर डरा दिया है कि मरियम ने अपनी हुकूमत यानी पंजाब के लिए एक चेतावनी तक जारी कर डाली है। मरियम ने कहा है कि लोग अपनी ज़कात, चैरिटी और डोनेशन सोच समझ कर दें और किसी भी प्रतिबंधित संगठन को आर्थिक मदद ना पहुंचाएं। आदेश में साफ कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठनों को मदद देना एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत अपराध है और पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आतंकी संगठनों में हाफिज सईद का जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर का लश्कर ए तैयबा और अल-कायदा, जमीयत उर अंसार, ISIS, हिजबुर तहरी जैसे संगठनों के नाम हैं, जिन्हें भारत के साथ पूरी दुनिया आतंकी मानती है।
अब मरियम की इस चेतावनी ने रमजान में मोटी रकम का जुगाड़ करने का प्लान बनाकर बैठे हाफिज और मसूद के पेट पर लात मार दी। इसके अलावा लिस्ट में बलूचिस्तान से जुड़े कई संगठनों के भी नाम शामिल हैं, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी सबसे ऊपर है। दरअसल बलूचिस्तान का हाल देखकर मैडम मरियम को पंजाब में भी बगावत का डर सता रहा है। मरियम को लगने लगा है कि मुनीर की ज्यादतियों और शहबाज की मुफलिसी की मार पंजाब में पड़ी तो उनका ताज भी मिट्टी में दफन हो जाएगा। यही वजह है कि मरियम खुद को बचाने के लिए मुनीर से बगावत करने में भी पीछे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक और आतंकियों से तौबा मतलब मुनीर को धोखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।